नमस्कार। आज हम बात करेंगे काव्य हेतु के संदर्भ में। काव्य हेतु क्या है? सामान्य से अर्थ में हम कह सकते हैं कि काव्य हेतु का तात्पर्य काव्य के कारण से है। जिन कारणों से किसी व्यक्ति द्वारा काव्य सर्जन संभव होता है उन्हें हम सामान्य भाषा में काव्य हेतु कह सकते हैं। काव्य हेतु कौन कौन सा होना चाहिए? अगर हम सबसे पहले आचार्य भामह की बात करें तो आचार्य भामह प्रतिभा को मूल हेतु मानते हैं। काव्य का मूल हेतु प्रतिभा को मानते हैं और प्रतिभा के साथ वे शब्द शास्त्र और पद पदार्थ के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कवियों की रचनाओं का अनुसरण और अन्य कवियों की रचनाओं के अनुसरण के साथ साथ वे अभ्यास को भी अपेक्षित मानते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति कविता या काव्य सृजन तभी कर पाएगा जब उसमें मौलिक रूप से प्रतिभा होगी और प्रतिभा के साथ साथ वो अध्ययन द्वारा या स्वाध्याय द्वारा जो शब्द शास्त्र है और पद पदार्थ है, उन शब्द शास्त्रों और पद पदार्थों का जो मूलभूत ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जित कर ले और ज्ञान के अर्जन के साथ साथ जो और कवि हैं उन कवियों की रचनाओं को पढ़ते हुए उनका अनुकरण, उनका अनुसरण करे और इनके साथ साथ वो क्या करे, अभ्यास भी करे, तब जाकर के काव्य सृजन है वो संभव होता है। ये आचार्य भामह का मानना है। आचार्य भामह के बाद में यदि हम आचार्य दंडी और रुद्रट दोनों की बातें करें तो दोनों ने कुल मिलाकर के काव्य सृजन के लिए जिन काव्य हेतुओं को माना है उनमें सबसे पहले तो उन्होंने भी नैसर्गिक जो प्रतिभा होती है उस पर जोर दिया है और नैसर्गिक प्रतिभा के साथ साथ जो निर्मल शास्त्र ज्ञान है और निर्मल शास्त्र ज्ञान के साथ साथ अमंद अभियोग को भी काव्य हेतुओं में प्रमुखता से स्थान दिया है। अर्थात आचार्य दंडी और रुद्रट की हम बात करें तो वो न केवल ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा काव्य सृजन तब संभव होता है जब उसके पास नैसर्गिक प्रतिभा हो, निर्मल शास्त्र ज्ञान हो और अमंद अभियोग हो। आचार्य भामह, आचार्य दंडी और आचार्य रुद्रट के बाद यदि हम आचार्य वामन की बात करें तो आचार्य वामन सर्व प्रमुखता के साथ जो काव्य हेतु का मूल कारण है उन मूल कारणों में वो प्रतिभा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन प्रतिभा के साथ साथ किसी व्यक्ति में यदि लोक व्यवहार हो और लोक व्यवहार के साथ विद्या भी हो उसके पास और विद्या के साथ प्रकीर्णन को भी वो महत्व देते हैं। यदि हम राजशेखर की बात करें तो राजशेखर समाधि यानी एकाग्रता को और एकाग्रता के साथ साथ अभ्यास से उत्पन्न जो शक्ति है उस शक्ति को वो काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। अर्थात एकाग्रता और उसके साथ साथ अभ्यास। यदि हम आनंदवर्धन की बात करें तो आनंदवर्धन व्युत्पत्ति और प्रतिभा इन दोनों को सर्व प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं, लेकिन दोनों को मानते हुए भी वे प्रतिभा को ज्यादा महत्व देते हुए हमें दिखाई देते हैं। अर्थात इन सभी आचार्यों ने जिस एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित किया है वो ये है कि प्रतिभा, किसी व्यक्ति में अगर नैसर्गिक प्रतिभा है तो तभी वह व्यक्ति काव्य सर्जन की दिशा में प्रवृत्त हो सकता है। यदि हम जगन्नाथ की बात करें तो वे भी प्रतिभा को ही काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। आचार्य मम्मट है वो तीन चीजों पर
जोर देते हैं वो प्रतिभा को, प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति को और व्युत्पत्ति के साथ अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु मानते हैं। यदि हम रीतिकालीन आचार्य कुलपति की बात करें तो कुलपति ये कहते हैं कि शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित सुधि धावन समर्थ तिन कारण कवि को चित। अर्थात कवित का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति, कहीं अभ्यास और कहीं कहीं तीनों को ही मानना चाहिए। यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है, लेकिन प्रतिभा के साथ साथ वे व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी काव्य हेतु के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। छायावाद की प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा के अनुसार साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या विवशता का परिणाम नहीं होता, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। वो ये मानती है कि काव्य सर्जन के लिए व्यक्ति में एक विशेष प्रतिभा और एक विशेष मानसिक गठन का होना आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए उसे चेतना मानते हैं, जो अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प तथा कल्पना आदि क्रियाएं संपादित करती है और जिनसे ही काव्य सृजन संभव होता है। अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतु सामान्यतः स्वीकृत है, और ये तीनों क्या हैं? सबसे पहले प्रतिभा। अब प्रतिभा क्या है? अगर हम ऊपर दी गई जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिभा जन्मजात होती है। यह काव्य का सर्वप्रमुख कारण है और प्रतिभा का तात्पर्य क्या है? सदा नई नई वस्तुओं की उद्भावना करने वाली जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, वही वास्तव में प्रतिभा है। तो सबसे पहले काव्य का हेतु अगर हम किसी को निर्धारित करें तो हम प्रतिभा को मान सकते हैं। प्रतिभा के बाद में व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान लोकानुभव और शास्त्राध्ययन से प्राप्त होता है। लोक के अनुभव के आधार पर भी व्यक्ति ज्ञान चेतना से संपन्न हो सकता है और शास्त्रों के अध्ययन द्वारा भी व्यक्ति ज्ञान चेतना से युक्त हो सकता है। हम सामान्य भाषा में कहें व्युत्पत्ति को निपुणता भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर प्रतिभा हो और उसके भीतर काव्य सर्जन की निपुणता भी हो तो वो काव्य सर्जन में प्रवृत्त हो सकता है। और तीसरी चीज जिस पर सभी आचार्य जोर देते हैं वो है अभ्यास। पहली बात हमने प्रतिभा की, दूसरी व्युत्पत्ति की, और प्रतिभा और व्युत्पत्ति के साथ अभ्यास के योग से काव्य सर्जन सुगम हो जाता है।